नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर अफसर। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे वो है सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सेक्शन 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये सेक्शन 9 जो है वो उन फैक्ट्स के बारे में बताता है कि जो फैक्ट्स रिलेवेंट नहीं है फिर भी वो रिलेवेंट हो जाते हैं। ये सेक्शन बताता है कि प्ली ऑफ एलिबाई के लिए, प्ली ऑफ एलिबाई क्या होती है और उसका साक्ष्य कैसे माननीय न्यायालय में दिया जाता है और कब और किस स्टेज पे दिया जाता है और किसको देना होता है। इस महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करेंगे। प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में कि ये क्या होती है कि यदि कोई अभियुक्त अपनी डिफेंस में ये प्ली लेता है कि वो घटना स्थल पर नहीं था जब ऑकरेंस हुई, तो उसके बारे में इस महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा उन विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए जो एलएलबी के छात्र हैं या हमारे युवा अधिवक्ता साथी हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस विषय पे हम ये चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम 1981 से लेकर लेटेस्ट 2022 तक के केस इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। जो सभी केस, अधिकतर एक आध केस को छोड़कर सभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने के जो निर्णय दिए हैं उन पर आधारित ये हमारा वीडियो होगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले हम ये बात करते हैं कि ये रिलीवेंसी क्या होती है, रिलीवेंट होता क्या है। रिलीवेंट को सुसंगत कहते हैं। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो चैप्टर 2 और पार्ट 2 है, ये रिलीवेंसी के बारे में बताता है कि रिलीवेंस क्या होती है, रिलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। ये बताता है सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक जो फैक्ट्स हैं उनको रिलेवेंट डिक्लेयर किया गया है कि ये फैक्ट्स के किसी भी प्रोसीडिंग में, किसी सूट में उन्हीं तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे। एविडेंस मे बी गिवन ऑफ एनी फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट एंड नॉट एनी अदर फैक्ट एंड ऑफ नो अदर्स, मीनिंग देयर बाई साक्ष्य किसी भी प्रोसीडिंग में उसी ही तथ्य का दिया जा सकता है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 से धारा 50 तक उन तथ्यों को रिलेवेंट या सुसंगत बताया गया है। सेक्शन 9 इस बात को बताता है कि फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट। फैक्ट्स वैसे तो सुसंगत नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, एविडेंस उनकी नहीं दी जा सकती, लेकिन उसकी साक्ष्य सिर्फ इसी आधार पर ही दिया जा सकता है कि वो सुसंगत हो जाते हैं। वैसे आमतौर से वो सुसंगत नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है विद द फैक्ट इन इशू। इस वजह से उनका साक्ष्य दिया जा सकता है। सेक्शन कहता है इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू क्या होता है इसको हम पहले से जानते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा आपका रेफरेंस यहां देते हैं। फैक्ट इन इशू होता है यदि एलिगेशन ये है कि ए ने बी की हत्या कर दी, तो ये एक फैक्ट इन इशू है। ए डिनाई करेगा इसको उसने हत्या नहीं की, लेकिन अभियोजन पक्ष कहेगा ए ने इसकी हत्या की है, तो ये एक फैक्ट इन इशू है। अभियोजन इस तथ्य का साक्ष्य देगा कि ए ने, जो अभियुक्त है, इसने इसकी हत्या की है, तो ये एक फैक्ट इन इशू हो गया। अब इससे रिलेटेड रिलेवेंट फैक्ट जितने भी हो सकते हैं कि यदि बी की हत्या हुई है तो उसका पोस्टमार्टम भी हुआ था, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था, ए के कब्जे से कुछ बरामद हुआ है, कोई आला कत्ल हथियार बरामद हुआ है, ये भी एक रिलेवेंट फैक्ट है। मृतक की अभियुक्त से कोई रंजिश चल रही थी, कोई मुकदमेबाजी चल रही थी, तो ये भी एक रिलेवेंट फैक्ट है, इसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। तो सेक्शन 3 ये कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ एनी फैक्ट एंड इशू आर रिलेवेंट फैक्ट एंड ऑफ नो अदर्स। कहने का अभिप्राय यह है साक्ष्य उसी ही तथ्य का दिया जा सकता है जो फैक्ट रिलेवेंट होगा। लेकिन ये जो सेक्शन 9 है वो इस जनरल रूल का अपवाद है। ये कहता है इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू, अगर इनकंसिस्टेंट है तो भी वो रिलेवेंट हो जाते हैं, सिर्फ इस बिना पे कि वो इनकंसिस्टेंट है। यदि आरोप यह है कि ए ने बी की हत्या की और बी मृतक है और ए अभियुक्त है, ए ये कहता है कि नहीं मैं तो घटनास्थल पर था ही नहीं, प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे वो था ही नहीं, तो ये जो फैक्ट इन इशू है कि ए ने बी की हत्या की, उसकी वजह से ये इनकंसिस्टेंट हो गई उसकी ये प्ली कि वो घटना स्थल पर नहीं था।
यदि वो घटना स्थल पर नहीं था तो इसका भार अभियुक्त पर ही होगा और ये प्ली ऑफ एलिबाई कहलाती है। और एलिबाई जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है एल्सवेयर, मीनिंग देयर बाई किसी अन्य स्थान पर होना अभियुक्त का या किसी व्यक्ति का। तो प्ली ऑफ एलिबाई डिफेंस में ली जाती है। अभियुक्त ये कहता है कि मैं अन्यत्र किसी स्थान पर था तो इस कारण मैं घटना को कारित कर ही नहीं सकता। तो ये फैक्ट जो है उसकी एलिबाई की प्ली इनकंसिस्टेंट है विद द फैक्ट इन इशू कि ए ने बी की हत्या की। तो इस कारण से ये सेक्शन 9 इस तथ्य को रिलेवेंट कर देता है, क्योंकि साक्ष्य में वही फैक्ट की गवाही दी जा सकती है, साक्ष्य दिया जा सकता है जो सेक्शन 3 से 5 तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने रिलेवेंट डिक्लेयर किया है। तो इस तथ्य को भी इनकंसिस्टेंसी की वजह से इसको रिलेवेंट डिक्लेयर किया है। सबसेक्शन 2 ये कहता है इफ बाय देमसेल्व्स आर इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। कोई ऐसा तथ्य जिसकी वजह से वो फैक्ट एंड इशू या तो प्रोबेबल है, संभावना है कुछ उसकी, या इम्प्रोबेबल है, तो ये फैक्ट रिलेवेंट होगा। इलस्ट्रेशन 2 दिए हैं सेक्शन में। इलस्ट्रेशन ए ये कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम एट चेन्नई ऑन ए सर्टेन डे। किसी दिन, एक निश्चित दिन, जिस दिन हत्या हुई है या कोई क्राइम हुआ है, कि वेदर ए हैज कमिटेड द क्राइम, द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लद्दाख इज रिलेवेंट। यदि हत्या होना बताया गया है चेन्नई में, ए हैज कमिटेड और नॉट, लेकिन ए ये कहता है, ये तथ्य दिलाता है कि वो उस दिन तो वो लद्दाख में था, चेन्नई में था ही नहीं। द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, उस समय के आसपास जब अपराध किया गया, ए वाज एट ए डिस्टेंस प्लेस फ्रॉम वेयर इट वाज कमिटेड, काफी दूर था वो, which would render it highly improbable though not impossible that he committed is relevant। ये तथ्य भी रिलेवेंट है कि वो दूरी पर तो था, इसमें जगह का जिक्र नहीं है, लेकिन कितनी दूरी पे था, तो इस वजह से वो इम्प्रोबेबल है, दो नॉट इम्पॉसिबल, असंभव नहीं है, प्रोबेबल है, तो ये फैक्ट भी रिलेवेंट हो जाता है। इलस्ट्रेशन बी कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम, द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड आइदर बाय ए बी सी और डी। परिस्थितियां ऐसी हैं कि 4 लोग हैं, ए बी सी डी, इनमें से किसी ने क्राइम किया। आगे इलस्ट्रेशन ये कहता है every fact which shows that the crime could have been committed by no one else and that it was not committed by B, C or D is relevant। ये क्राइम बी सी और डी द्वारा तो किया ही नहीं जा सकता, तो ये कंट्राडिक्शन है फैक्ट इन इशू से, इस वजह से ये एविडेंस रिलेवेंट हो जाती है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसको प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। यदि अभियुक्त एलिबाई की प्ली लेता है, अन्यत्र होना बताता है, तो ये एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगी। अब इसका सिद्धांत जो इस सेक्शन का है वो ये कहता है that in any suit or proceeding every fact in issue are relevant fact and of no other, जो सेक्शन 3 कहता है, वही साक्ष्य दिया जा सकता है जो रिलेवेंट फैक्ट है या फैक्ट इन इशू है, उसके अलावा किसी का नहीं दिया जा सकता। तो ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है रिलेवेंट फैक्ट का कि ये लॉजिकली रिलेवेंट तो नहीं है। हत्या में से तो कोई ऐसा मामला है नहीं, कोई आला कत्ल बरामद हुआ हो, कोई पोस्टमार्टम हुआ हो, इस वजह से ये फैक्ट रिलेवेंट है इस मर्डर से, लेकिन बिल्कुल ये एक सेपरेट फैक्ट है जो फैक्ट इन इशू से कंसिस्टेंसी नहीं है इसकी, इसमें इनकंसिस्टेंट है, इस वजह से ये रिलेवेंट हो जाता है। मुकदमे के सही निस्तारण के लिए इस फैक्ट की गवाही दी जा सकती है और वो रिलेवेंट है। फैक्ट इनकंसिस्टेंट with fact and issue are relevant fact। A fact is said to be inconsistent with other fact when cannot coexist together। मतलब ये एक ही बात सही हो सकती है, या तो ये हो सकती है कि ए ने बी की हत्या कर दी, वो मौके पर मौजूद था, या ये सही बात हो सकती है कि वो इतनी दूरी पे था कि वो लद्दाख में था, चेन्नई में नहीं था। तो दोनों में से जब एक ही बात सच हो सकती है तो कोर्ट इसका पता लगाएगा साक्ष्यों के आधार पर। वो साक्ष्य एक स्पेशल फैक्ट है जो अभियुक्त के पास है, वही जान सकता है कि वो घटना वाले दिन कहाँ था। अभियोजन तो ये कह रहा है, गवाह ये कह रहे हैं कि ए ने बी की हत्या की, लेकिन ए ये कह रहा है मैं तो वहां था ही नहीं। तो ये फैक्ट
जो है वो अभियुक्त की जानकारी में ही है और इसका साक्ष्य अभियुक्त ही देगा। इसको पिलिया फेलिवाई कहते हैं। और इसका रूल जो है किस तरह से, क्योंकि ये जो रिलेवेंसी है सेक्शन 3 से 50, ये तो केवल ये बताती है कौन से फैक्ट तथ्य सुसंगत हैं और कौन से नहीं। केवल साक्ष्य उन्हीं का दिया जा सकता है जो रिलेवेंट है। अब उन साक्ष्य देने का तरीका क्या होगा, वो साक्ष्य किस तरह से दिए जाएंगे, इसके बारे में चैप्टर 7 है जो इस बर्डन ऑफ प्रूफ और प्रिजम्पशन के बारे में है। साक्ष्य कैसे दिया जाएगा और क्या होगा, तो इसके सेक्शन जो हमने पहले पूर्व में डिस्कस किए, सेक्शन 104 105, जो बर्डन ऑफ प्रूफ, जर्नल बर्डन ऑफ प्रूफ में और एविडेंशियरी बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में है। एविडेंशियरी एविडेंस देने का भार किस पे होगा उसके बारे में 2 सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का सेक्शन 106 है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये बताता है कि इस चीज का, इस तथ्य, ये फैक्ट रिलेवेंट तो हो गया कि ये बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 9 ये फैक्ट रिलेवेंट हो गया। अब इसका साक्ष्य कब दिया जाएगा और किसके द्वारा दिया जाएगा, इस बात का खुलासा जो सेक्शन 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हमको बताता है। तो 106 is intended to fix the burden of proof on a party of respect, supportive or any ancillary fact। यदि इस तरह के और तथ्य हैं जो सपोर्टिव फैक्ट हैं, उस बेसिक फाउंडेशनल फैक्ट को या तो वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो बाय वर्चू ऑफ दिस दे आर रिलेवेंट हो जाते हैं। तो ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है जनरल रूल का, बर्डन ऑफ प्रूफ का, जो 104 और 105 में दिया गया है। इसमें जो आज हम केस डिस्कस करेंगे वो 1981 से लेकर अब तक के हैं, 2022 तक के। तो ये एब्सेंस ऑफ पर्सन आर पिलिया फेलिवाई, मतलब एब्सेंस ऑफ पर्सन अभियुक्त बता रहा है कि मैं तो वहां पे एब्सेंट था, वहां था नहीं, और आई वॉज प्रेजेंट एट सम एनी अदर प्लेस, मैं कहीं अन्यत्र स्थान पर मौजूद था। तो ये उसकी डिफेंस की प्ली होती है। तो ये वर्ड एलिबाई है, ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है एट एनी अदर प्लेस। द प्ली ऑफ एलिबाई इज एन एक्सक्यूज टेकन बाय द एक्यूज्ड पर्सन or suspected of the crime. The theory of an alibi is the presence elsewhere and essentially inconsistent with the presence at the place at the time of the occurrence। कहने का अभिप्राय यह है कि ये इनकंसिस्टेंट है उस तथ्य के, उस फैक्ट इन इशू के, जिसमें ये कहा गया है कि ए ने बी की हत्या एट सच एंड सच प्लेस कर दी। इस पर एक लैंडमार्क केस है, दूधनाथ पांडे वर्स स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1980 का, जिसमें इस वर्ड को एक्सप्लेन किया है और इसके बारे में इंटरप्रेट किया है। अगला केस जो मैं रेफर कर रहा हूं उसमें भी लिटरल मीनिंग के बारे में बताया है। सुभाष चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2002 का केस है। इसमें कहा है लिटरल मीनिंग, जो शाब्दिक अर्थ है एलिबाई का, इसका मतलब है एल्सवेयर, किसी अन्य स्थान पर होना। कानून में इसको एक्सप्रेस किया जाता है कि इन डिफेंस इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में अभियुक्त इस बात की एलिबाई की प्ली लेता है कि वो घटना स्थल पर नहीं था, इस कारण से उसने ये अपराध नहीं किया। इसमें लैंडमार्क केस सुभाष चंद्र स्टेट ऑफ राजस्थान 2002 का है। जैसा कि ये रूल है जो 106 में दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, ये कोई जर्नल एक्सेप्शन नहीं है जो भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 3 में दिए गए हैं। ये एक रूल ऑफ एविडेंस है और ये जर्नल एक्सेप्शन नहीं है जो चैप्टर 3 में भारतीय न्याय संहिता में है। इट इज द रूल ऑफ एविडेंस रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। लेकिन ये एलिबाई की प्ली है, ये डिफेंस में ली जाती है एंड ये जब ही प्ली ली जाती है जब अभियोजन पक्ष फाउंडेशनल फैक्ट्स को साबित कर देते हैं, जितने भी कि ए ने बी की हत्या की, क्या प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, आई विटनेसेस हैं, और घटना से संबंधित जो भी साक्ष्य होता है, जब अभियोजन इसको पूर्व में दे देता है, उसके बाद इस प्ली ऑफ एलिबाई का या डिफेंस का नंबर आता है। चाहे वो जर्नल एक्सेप्शन में अभियुक्त कोई डिफेंस अपना लेता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का लेता है, या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली डिफेंस में लेता है, या एक प्ली ऑफ एलिबाई को लेता है। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस दिस प्ली इज टेकन इन डिफेंस। अगला केस जो मैं रेफर कर रहा हूं जितेंद्र कुमार स्टेट ऑफ हरियाणा का 2012 का है। इसमें यह कहा गया है द प्ली ऑफ एलिबाई इन फैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव विद सर्टेनिटी so as to completely exclude the possibility of the presence of the accused at the place of occurrence। इस केस में यह कहा गया है कि विद सर्टेनिटी, निश्चित तौर पर अभियुक्त यदि प्ली ये लेता है, उसको माननीय न्यायालय में ये साबित करना पड़ेगा कि वो वहां पर नहीं था
विथ प्रूफ विथ सर्टेनिटी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ये नहीं कि प्रोबेबल है, संभव है। एक असब ये जो वर्ड है इम्पॉसिबल, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, ये केवल एक डिग्री को शो करते हैं। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक होता है प्रोबेबल, संभव है, संभावना है थोड़ी। इट इज नॉट इम्प्रोबेबल, इसको नेगेटिव में भी कह सकते हैं। इट इज नॉट लाइकली और इट इज अनलाइकली। फॉर एग्जाम्पल हम इस बात का हम दृष्टांत लेते हैं कि 500 किलोमीटर की यात्रा क्या कोई 1 घंटे में कवर कर सकता है किसी भी चीज से? तो इसका जवाब ये होगा दैट इज इम्पॉसिबल। 500 किलोमीटर 1 घंटे में संभव नहीं है, इवन बाय एरोप्लेन। लेकिन यदि कहा जाए कि 150 से 200 किलोमीटर की यात्रा का कोई व्यक्ति कर सकता है 1 घंटे में, तो इसके लिए ये होता है इट इज प्रोबेबल और नॉट इम्प्रोबेबल। तो यही डिग्री का फर्क है। कोर्ट को इसमें इम्पॉसिबिलिटी चाहिए कि ऐसा संभव ही नहीं है, तभी उस प्ली एलिबाई को स्वीकार किया जाएगा। यदि ऐसा कोई स्थिति है कि अभियुक्त तो घटना स्थल से 30-40 किलोमीटर पे या 500 यार्ड पर है, तो ये तो प्रोबेबल है कि अभियुक्त वहां आया, उसने घटना कारित की और वहां की उसने एविडेंस दे दी कि मैं तो ड्यूटी पे था, मैं तो ऑफिस में था, मैं तो सीसीटीवी कैमरे में मौजूद हूँ, या तो मैंने यहाँ से ये बैंक से एटीएम से ट्रांजैक्शन किया है हमने, लेकिन वहां की दूरी कुल 2-5 किलोमीटर है। तो ये संभव है, प्रोबेबल है। तो प्ली ऑफ एलिबाई के लिए जरूरी है कि ये सर्टेन हो बिल्कुल, तभी इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अगला एक लैंडमार्क केस है मुंशी प्रसाद स्टेट ऑफ बिहार 2001 का केस। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी बात को दोहराया है और कहा है इस केस में डिस्टेंस जो था वो 400 या 500 यार्ड का था बिटवीन द प्लेस ऑफ ऑकरेंस वेयर द एक्यूज्ड वाज देयर एंड द सीन ऑफ द ऑकरेंस। तो जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा जो 400 या 500 यार्ड्स की गज की जो दूरी है, इसको एल्सवेयर नहीं कहा जा सकता। एक्यूज्ड सर्टेनिटी से ये साबित नहीं कर पाया इसमें कि इट इज नॉट इम्पॉसिबिलिटी टू बी एट ए प्लेस ऑफ ऑकरेंस एंड आल्सो एट द पंचायत मीटिंग वेयर द एक्यूज्ड सेड आई वाज देयर। एक्यूज्ड ने कहा कि मैं पंचायत मीटिंग में मौजूद था। पंचायत मीटिंग से घटना स्थल की दूरी 400 या 500 यार्ड की थी। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि डिस्टेंस दस वुड बी ए मेटीरियल फैक्टर इन द मैटर ऑफ एक्सेप्टिंग द प्ली ऑफ एलिबाई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होगा कि दूरी क्या है, क्या वहां तक पहुंचना असंभव था? जैसे कि एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है सेक्शन का, लद्दाख और कराची की दूरी बहुत है इसमें, तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन 400-500 यार्ड तो ये प्रोबेबल है और अभियुक्त वहां पर पहुंच सकता है, घटना कारित करके पुनः अपनी उपस्थिति अपनी जहां पे मीटिंग थे वहां पर दिखा जा सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्ली ऑफ एलिबाई को स्वीकार नहीं किया। अगले जो 2 केसेस मैं रेफर कर रहा हूं ये 2022 का और 2007 का है। फूल सिंह स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022 का है और एक आशाराम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इन दोनों केसेस में ये क्या आ गया, व्हेन द एक्यूज्ड क्लेम दैट ऑन द नाइट ऑफ इंसिडेंट ही हैज गॉन टू इंदौर, कि जिस दिन घटना हुई तो वो वहां था ही नहीं, वो इंदौर गया हुआ था, किसी का एक्सीडेंट हो गया था और उसको मैं देखने गया था। लेकिन और जो एविडेंस आई, जो इंजर्ड के बारे में जिसने बताया कि बाबूलाल इंजर्ड था, उसको देखने गया था, तो उसके बारे में ये जानकारी मिली कि वो एक्सीडेंट तो 2 महीने पहले हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसको बिलीव नहीं किया कि ये जो एलिबाई की उसने प्ली ली उसमें कोई भी ऐसे फैक्ट्स नहीं आया माननीय न्यायालय के समक्ष कि विद सर्टेनिटी अभियुक्त ये साबित कर पाता कि वो घटना स्थल पर नहीं था। तो इन दोनों केसेस में प्ली ली गई थी आशाराम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में और फूल सिंह स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दोनों केसेस अलग अलग हैं। इन दोनों केसेस में माननीय न्यायालय ने यह माना कि अभियुक्त सर्टेनिटी से अपनी प्ली ऑफ एलिबाई को माननीय न्यायालय में साबित नहीं कर पाया। अगला केस 1997 का है, विनय कुमार सिंह स्टेट ऑफ बिहार का। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा बर्डन ऑफ एस्टेब्लिशिंग द प्ली ऑफ एलिबाई ले अपॉन द एक्यूज्ड। प्ली ऑफ एलिबाई इन फैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव विद सर्टेनिटी। निश्चितता के तौर पे ये एलिबाई एल्सवेयर होना, अन्यत्र होना साबित करना पड़ेगा एज टू कंप्लीटली एक्सक्लूड इनकम्बेंट ऑन द एक्यूज्ड हु अडॉप्ट्स द प्ली ऑफ एलिबाई टू प्रूव विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। मतलब कहीं जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि उसकी प्रेजेंस कहीं और पर नहीं थी या घटना स्थल पर हो भी सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद सर्टेनिटी इसको प्रूफ करना पड़ेगा अभियुक्त को, ये बर्डन उसी पे ही है।
अगला केस है शेख सत्तार स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010 का। सुप्रीम कोर्ट में इसमें वही कहा, द बर्डन इज ऑन द एक्यूज्ड एंड प्ली ऑफ एलिबाई इन फैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव विद सर्टेनिटी एक्स टू एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी। द सेम चीज सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट की है अगेन। एक केस अगला जो यहां रिपेयर करूं, धुलेश्वर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2020 का है। इसमें तथ्य ऐसे थे कि एक्यूज्ड प्रोसिक्यूट किया गया था मर्डर के लिए, फील्ड में खेत में उसका झगड़ा हुआ था और सारी चीजें ब्लड स्टेन, लाठी, डंडा, कपड़े एक्यूज्ड के कब्जे से बरामद हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये साबित हो गया था जो वेपन यूज किए गए हैं उसी द्वारा ये हत्या कारित की गई है। आई विटनेस की टेस्टिमोनीज भी थी, वो भी ड्यूली कोरोबोरेट हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी प्ली ऑफ एलिबाई को नहीं माना। हालांकि एक्यूज्ड ने ली थी कि मैं वहां घटनास्थल पर नहीं था, लेकिन वो विद सर्टेनिटी वो साबित नहीं कर पाया। अगला केस निर्भया केस वाला है, निर्भया कांड वाला है, मुकेश स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2017 का मैटर है। इसमें भी एक्यूज्ड पर्संस ने एलिबाई की प्ली ली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इसका बर्डन स्क्वायरली लाइज अपॉन द एक्यूज्ड पर्सन टू एस्टैब्लिश द प्ली कन्विंसिंगली एंड बाय एड्यूसिंग कोजेंट एविडेंस, मीनिंग देयर बाय ठोस साक्ष्य देना पड़ेगा जब भी ये प्ली माननीय न्यायालय में स्वीकार की जा सकती है। इस प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस में रूल्स फ्रेम किए हैं। ये केसेस में यहाँ 6 केसेस रेफर कर रहा हूँ जिसमें ये रूल्स को सुप्रीम कोर्ट ने रिपाउंड किया है। जैसे धनंजय चटर्जी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1994 का, जितेंद्र कुमार स्टेट ऑफ हरियाणा 2012, विजयपाल स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एनसीटी दिल्ली 2015 का है, दर्शन सिंह स्टेट ऑफ पंजाब, मुकेश्वर स्टेट ऑफ दिल्ली निर्भया वाला, एंड पप्पू तिवारी स्टेट ऑफ झारखंड 2022 का है। इन सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन रिएटरेट किया है दैट, कहा है कि इट इज नॉट द जनरल एक्सेप्शन अंडर भारतीय न्याय संहिता। उस समय आईपीसी था, ये ऐसा कोई जनरल एक्सेप्शन नहीं है। इट इज द रूल ऑफ एविडेंस अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। द प्ली ऑफ बीइंग टेकन डज नॉट लेसन द बर्डन ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दैट द एक्यूज्ड वाज प्रेजेंट एट द सीन ऑफ द क्राइम। अगर एक्यूज्ड एलिबाई की प्ली लेता है तो किसी भी तरह से अभियोजन का भार कम नहीं हो जाता। अभियोजन को फाउंडेशनल फैक्ट्स, बेसिक फैक्ट्स, ऑल फैक्ट्स अपना केस साबित ही करना होगा, जैसा कि केस साबित किया ही जाता है। ये प्ली जो है ये कोई कानून नहीं उसको कह रहा है कि उसको बर्डन उस पर शिफ्ट हो रहा है या कोई प्रिजम्पशन इसके खिलाफ क्रिएट किया गया है कि ये प्रिजम्पशन है कि अभियुक्त ने किया है। अभियुक्त तो अपना डिफेंस ले रहा है, उस डिफेंस में एक प्ली ऑफ एलिबाई ले रहा है, तो ये जर्नल एविडेंस का रूल आ गया और इसको वो साबित अगर कहेगा तो उसको ही साबित करना पड़ेगा। लेकिन प्रोसिक्यूशन अभियोजन अपनी किसी भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। उसको जैसे ही और किसी केस में, अन्य केस में अपना बर्डन साबित करना होता है, अपना भार जो अभियोजन का है वो एक एक तथ्य मान्य न्यायालय के साबित करना होता है, उसके बाद ही प्ली ऑफ एलिबाई का टर्न आता है, जो मैं हम डिस्कस करेंगे अभी इसमें वीडियो में, बताएंगे किस स्टेज पे लिया जाना चाहिए। अगला रूल जो सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म किया है, सच प्ली इज द ओनली कंसिडर्ड सब्सिक्वेंट टू द प्रोसिक्यूशन हैविंग डिस्चार्ज सेटिस्फैक्टरीली इट्स बर्डन। संतुष्ट पूर्वक, सेटिस्फैक्टरी, माननीय न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार यदि अभियोजन अपना भार पूरा साबित कर देता है उसके बाद ही एक्यूज्ड का टर्न आएगा इस प्ली को लेने का। अगला रूल, द बर्डन टू एस्टेब्लिश प्ली ऑन द पर्सन टेकिंग सच प्ली, द सेम मस्ट बी अचीव्ड बाय लीडिंग कोजेंट एंड सेटिस्फैक्टरी एविडेंस। ठोस साक्ष्य और संतुष्ट करने वाला साक्ष्य माननीय न्यायालय की नजर में होना चाहिए विथ सर्टेनिटी, तभी इसको कंसीडर किया जाएगा। ये रूल्स फ्रेम किए हैं 6 केसेस में। अगला मुकदमा जो जजमेंट है 2023 का है, माननीय उच्चतम न्यायालय का, कमल प्रसाद स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। इसमें कहा गया, इट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड विद सर्टेनिटी द सेम थिंग सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड अगेन एंड अगेन एज टू कंप्लीटली एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पॉट ऑफ द क्राइम। कंप्लीटली इस पॉसिबिलिटी को एक्सक्लूड कर दे कि अभियुक्त घटना स्थल पर हो भी सकता है, बाय कोजेंट एविडेंस कि वो घटना स्थल पर नहीं था। इन अदर वर्ड्स, स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी इज रिक्वायर्ड व्हेन सच प्ली इज टेकन। इसकी स्क्रूटनी बहुत ही स्ट्रिक्ट तौर पे की जाएगी ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि अभियुक्त घटना स्थल पर नहीं था।
बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में इसमें कहा गया, दो केसेस, जयंती भाई बैंकर भाई स्टेट ऑफ गुजरात 2002 का है, 97 का विनय कुमार स्टेट ऑफ बिहार। किस पे बर्डन है? वो अभियुक्त पे बर्डन है। द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द एक्यूज्ड टू प्रूव हिज एलिबाई आफ्टर द प्रोसिक्यूशन हैज डिस्चार्ज हिज बर्डन ऑफ प्रूविंग हिज वर्जन। अब अभियोजन जब अपना वर्जन पूरी तरह साबित कर दे, सभी साक्ष्य माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दे, उसके बाद ही इस बात का टर्न आएगा और इसका भार अभियुक्त पे ही होगा यदि वो प्ली कोई लेता है। अगला केस जो रेफर कर रहा हूं, विजयपाल स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2015 का, जो ऊपर भी डिस्कस किया मैंने, पप्पू तिवारी स्टेट ऑफ झारखंड 2022 का। इसमें क्या है, द बर्डन ऑन द एक्यूज्ड इज रादर हैवी, ही इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश प्ली विद सर्टिट्यूड। सुनिश्चित तौर पे ये वो साबित करे, और ये बर्डन बाई प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं होता, विद सर्टेनिटी होता है। ऐसा भी नहीं है कि डिफेंस में कुछ ऐसी एविडेंस प्रस्तुत की जाए जिससे कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में डाउट हो जाए और बेनिफिट ऑफ डाउट उसे मिल जाए। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पे यदि स्पेसिफिक प्ली एक्यूज्ड ये लेता है, उसकी नॉलेज में कोई स्पेशल फैक्ट है जो उसकी जानकारी में है, उसको वो विद सर्टेनिटी साबित ही करना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, टाइम फॉर टेकिंग प्ली ऑफ एलिबाई। ये प्ली एलिबाई कब ली आएगी? जनरल तो हमने समझ लिया कि अभियोजन पक्ष जब अपने सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर देगा माननीय न्यायालय में, अभियुक्त ये कहेगा कि मैं तो घटनास्थल पर था ही नहीं, और उसकी वो प्ली लेगा। इसमें जो लैंडमार्क केस है, एक नेतराम स्टेट ऑफ यूपी 2022 का है। इसमें ये कहा गया, द प्ली ऑफ एलिबाई मस्ट बी टेकन बाय द एक्यूज्ड एट द अर्लीएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जैसे ही मिलती है अभियुक्त को अपना तथ्य प्रस्तुत करने के लिए, चाहे वो किसी प्रार्थना पत्र पे हो, मिसलिनियस एप्लीकेशन पे हो, या अन्यथा की दशा में, जब भी मिले तभी लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रायल हो गया, हाई कोर्ट में अपील चली गई, सुप्रीम कोर्ट में प्ली ऑफ एलिबाई ली, तब साक्ष्य प्रस्तुत किए। एट द अर्लीएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा इसमें, लाइक एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस। जब आरोप तय किए जा सकते हैं, साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत करने से पूर्व, जब चार्ज फ्रेम किए जाते हैं, चार्जशीट, सेशंस ट्रायल मामला हो या मजिस्ट्रेट ट्रायल मामला हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जाता है। माननीय मजिस्ट्रेट महोदय उस पर कॉग्निजेंस लेते हैं, सेक्शन 210 में क्लॉज 1B में लेते हैं। उसके बाद यदि केस ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन होता है तो उसको 232 BNSS में कमिट किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेशन कोर्ट का मामला यदि होता है तो उसमें चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। तो माननीय न्यायालय ने कहा, एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस, उसमें अभियुक्त को मौका होता है अपनी बात रखने का भी। चार्जेस क्यों ना फ्रेम करे जाएं इसमें, और उसकी वो प्ली लेता है। वो ये कह सकता है इसमें कि मैं तो घटनास्थल पर था ही नहीं, प्ली ऑफ एलिबाई उसको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लेनी चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस अभियुक्त को एलिबाई की प्ली लेनी चाहिए। फर्दर का, और व्हेन द एक्यूज्ड डिस्क्लोज ए डिफेंस प्रायर टू द ट्रायल, यदि पहले कोई मौका मिलता है उसको डिफेंस देने का। ये हो सकता है कि जैसे अभियुक्त अपना जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल करता है, बिल में जाता है, तो बिल में इसकी प्ली होनी चाहिए, ये ग्राउंड होनी चाहिए एलिबाई की कि वो घटना स्थल पर नहीं था, भले ही वो माननीय न्यायालय उसे बेल दें या स्वीकार कर दें या अस्वीकार कर दें। ये तो जब ट्रायल होगा तभी इस फैक्ट पे तो फैसला आएगा माननीय न्यायालय का कि वो क्या माना उसको, कि उसको साक्ष्य को मान लिया गया या नहीं माना, अभियुक्त ने विद सर्टेनिटी इसको साबित कर दिया या नहीं कर दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट का रेफरेंस दिया उन्होंने फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे या उससे पहले, द अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द ट्रायल में बी अवेल्ड बाय द एक्यूज्ड एट द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, जो सेक्शन 313 CRPC में होता था, अब 351 BNSS में। ये वो है जब अभियोजन का साक्ष्य खत्म हो गया, पूरा चार्जेस फ्रेम हो गए, अभियोजन का साक्ष्य हो गया, फिर बारी आई सेक्शन 351 BNSS की, जब एक्यूज्ड से उन सारी साक्ष्यों के बारे में जो माननीय न्यायालय के समक्ष आए उसके बारे में हर साक्ष्य पे, हर तथ्य पे एक प्रश्न पूछा जाएगा, अभियुक्त से जवाब लिया जाएगा। ये उसका अधिकार है, राइट ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम लिसन टू द अदर पार्टीज।
और इस सेक्शन 351 बीएनएसएस में जो अभियुक्त जब अपना जवाब देगा, ये कोई जवाब शपथ नहीं होते, ऑन ओथ नहीं होते। यदि अभियुक्त किसी सवाल पर चुप रहता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अभियुक्त यदि किसी प्रश्न का उत्तर गलत भी दे देता है तो भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, इस सेक्शन में दिया हुआ है। लेकिन ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है जब अभियुक्त को प्ली ऑफ एलिबाई लेनी है, तो तब इसको यहाँ इस स्टेज पर भी, बिलेटेड स्टेज पे भी वो ले सकता है। इफ द अक्यूज्ड हैज नॉट टेकन हिज डिफेंस, the plea of alibi either at the stage of charge or as examination 351 during the and also the remained unsuccessful in carving out from the cross examination। जो अभियोजन के साक्षी होते हैं उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन में भी सजेशन दिया जा सकता है कि अभियुक्त वहां पर मौजूद नहीं था, एक्यूज्ड के काउंसिल द्वारा ये प्ली ले जा सकती है। यदि ये सब भी अभियुक्त नहीं कर पाया है, the fact his presence elsewhere than leading the evidences in his defense on plea of alibi is not legally permissible। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा ये तो चार्जेस के टाइम पे अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है, आपको वहां लीजिए आप, या फिर जो 351 में एक्यूज्ड का स्टेटमेंट है उसमें लीजिए, या डिफेंस में अपने ऐसे गवाह प्रस्तुत कीजिए जिसमें प्ली ऑफ एलिबाई ली जाए। या इस 3 स्टेजेस को आपने निकाल दिया उसके बाद भी नहीं ली तो लीगली परमिसिबल नहीं है, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस नेतराम के निर्णय में बताया है। अगला जो केस हम यहां पर ले रहे हैं, नेतराम के अलावा जो बिकाऊ पांडे का है, एक बात और कहना चाह रहा हूं यहां पर, जो फेलियर ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई है, यदि एक्यूज्ड प्ली ऑफ एलिबाई लेता है और वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ एक्यूज्ड टू एस्टैब्लिश सक्सेसफुल प्ली डज नॉट इन एनी वे हेल्प प्रोसिक्यूशन। अभियोजन पक्ष इसका कोई फायदा नहीं उठा सकता, अभियोजन को तो अपने फूट्स पे ही स्टैंड करना पड़ेगा। द बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ये कार्डिनल प्रिंसिपल स्टैंड करेगा रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अभियुक्त ने प्ली ऑफ एलिबाई ली और वो साबित नहीं कर पाया या कोई साक्ष्य नहीं दे पाया। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि अभियोजन पक्ष को इस बात से कोई मजबूती मिल जाएगी। अगला केस बिकाऊ पांडे स्टेट ऑफ बिहार 2004 का है। इसमें यह कहा गया है कि यदि प्ली ऑफ एलिबाई किसी एक अभियुक्त ने ले ली कि वो वहां पर नहीं था, तो इस बात का फायदा अन्य अभियुक्त नहीं उठा सकते। हर प्ली को स्पेसिफिक लेना पड़ेगा, अपनी एविडेंस से ही उसको साबित करना पड़ेगा। नो बेनिफिट टू को एक्यूज्ड वेयर द डिस्कार्डिंग द प्ली ऑफ एलिबाई द ट्रायल कोर्ट एंड द हाई कोर्ट गेव द कोजेंट रीजंस व्हाई दे हैव डिस्कार्डेड द प्ली ऑफ एलिबाई। क्यों उन्होंने रिजेक्ट कर दी? मेयरली बिकॉज द प्ली वाज एक्सेप्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ two or other co-accused person that cannot be ground for acceptance the plea of alibi so far as the other co-accused are concerned। कई लोगों ने प्ली ऑफ एलिबाई ली, कुछ की डिस्कार्ड हो गई, कुछ की एक्सेप्ट हो गई, तो जो जिसकी डिस्कार्ड हुई वो इसका फायदा नहीं उठा सकता कि मुझे भी इस प्ली ऑफ एलिबाई का फायदा दिया जाए, क्योंकि प्ली ऑफ एलिबाई ऐसी होती है, वो ऐसा फैक्ट है जो हर एक्यूज्ड की अपनी जानकारी में वो तथ्य है, वो उसको ही साबित करना। कोई एक्यूज्ड ये कह सकता है कि भाई मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट था उस दिन, तो उसको डॉक्टर को भी बुलाना पड़ेगा और जो अटेंडेंट हैं, जो रेस्टर हैं, उसको भी सर्टेनिटी साबित करना पड़ेगा कि या तो वो इतनी दूर था वो आ नहीं सकता था, या वो इतना बीमार था वो घटना को कारित नहीं कर सकता, या कुछ ऐसे उसके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं कि वो किसी अन्य जगह पे था, किसी रेलवे स्टेशन पे था, किसी एटीएम पे था, वो इतनी दूर था घटना स्थल से, वो किसी भी तरह से मैनेज ही नहीं कर सकता था, फर्जी प्ली ऑफ एलिबाई नहीं बना था सर्टेनिटी। तो हर एक्यूज्ड की जो प्ली ऑफ एलिबाई होगी डिफरेंट होंगी, तो अलग अलग यदि प्ली एलिबाई ली जाती है तो अलग अलग उनके पास एविडेंसेस हो। एक साथ अगर ये एक्यूज्ड 3 कहते हैं फॉर एग्जांपल कि हम कहीं और थे, तो सबको विद सर्टेनिटी साबित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक की प्ली तो एक्सेप्ट हो गई तो 2 ये कहेंगे हम भी इन्हीं के साथ थे तो हम भी नहीं थे घटना स्थल पे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो बिकाऊ पांडे स्टेट ऑफ बिहार ने सुप्रीम कोर्ट में ये लेट डाउन किया है। तो कहने का अभिप्राय, ये जो चैप्टर है बर्डन ऑफ प्रूफ का, तो इसमें कुछ सेक्शन तो बर्डन ऑफ प्रूफ के हैं 114 तक, 4 से 114, 104 से 114, 115 से 120 प्रिजम्पशन वाले हैं। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ का ये जो प्ली ऑफ एलिबाई जो सेक्शन 106 में है, ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है जो बेसिक लॉ है बर्डन ऑफ प्रूफ का 104 और 105 में एविडेंशियली बर्डन, इसको और फर्दर स्पेसिफिक करता है, स्पेसिफाई करता है कि यदि ऐसी प्ली ऑफ एलिबाई है
तो ये कहाँ ली जाएगी और कब ली जाएगी और किसके द्वारा ली जाएगी, तो ये बर्डन जो है इस पर ही है। सेक्शन जो इसका है 106, वो सेक्शन 106 ये कहता है कि ये जो प्ली है वो इसके द्वारा ली जाएगी। जैसे अगर अभियोजन को साबित करना है तो वो अभियोजन ही साबित करेगा कि ये इफेक्ट ऐसा है। लेकिन अगर अभियुक्त ये कहता है कि ये स्थिति ऐसी नहीं, तो ये पर्टिकुलर फैक्ट है जो उसी की ही जानकारी में है, तो उसको वही बता सकता है। तो स्वाभाविक है इसका बर्डन तो उसी पर ही होगा। जो इलस्ट्रेशन इसका कहता है, ए प्रोसिक्यूट बी फॉर थेफ्ट एंड ए विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट बी कमिटेड द थेफ्ट, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा और एडमिशन जो उसका है वो भी साबित करना पड़ेगा। ए मस्ट प्रूव द एडमिशन, ए को तो एडमिशन साबित करना पड़ेगा, ये तो अभियोजन पे भार है ही है। ये फर्दर जो 104 और 105 का रूल है फर्दर स्पेसिफिक कैसे कर सकता है, जो इलस्ट्रेशन का आधा पार्ट है वो तो अभियोजन के लिए है कि अभियोजन को ये साबित करना पड़ेगा ये थेफ्ट हुई। किसी चीज की जो इंग्रेडिएंट ऑफ थेफ्ट है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन देयर इज ए रिमूवल ऑफ थिंग, तो ये इंग्रेडिएंट ऑफेंस का होगा। उसके बाद वो अभियोजन ये कहता है कि अभियुक्त ने ये एक्सेप्ट भी किया, किसी अन्य व्यक्ति पे एडमिट किया है, कन्फेस किया है, तो उसको वो साबित करना पड़ेगा। लेकिन बी ये कहता है, बी विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन ही वाज एल्सवेयर, ही मस्ट प्रूव इट। तो ये बर्डन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 106 अभियुक्त पे शिफ्ट हो जाता है कि वो तो अपना तथ्य साबित करे उसकी जानकारी में, जो अभियोजन की जानकारी में वो अभियोजन अपना साबित करे। फिर माननीय न्यायालय देखेंगे कि ये जो प्ली ऑफ एलिबाई ली गई है, विद सर्टेनिटी ली गई है, तो इसको वो एक्सेप्ट करेंगे। यदि डाउट है उसमें तो वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका लाभ अभियुक्त को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 106 पे ये हमारा वीडियो था। अगले वीडियो में हम किसी अन्य नए महत्वपूर्ण विषय पे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे पुनः कोई वीडियो बना के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। और वीडियो में हमारा तरीका आपको इसको एक्सप्लेन करने का आपको अच्छा लगा हो, आपकी समझ में आया हो, आपका यदि कोई ज्ञानवर्धन हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो स्वाभाविक है इसको सब्सक्राइब भी करने के लिए हम आपसे कहते हैं, याचना करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।